वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग वैक्यूम के बारे में जानेंगे। वैक्यूम क्या होता है, कैसे वैक्यूम को क्रिएट किया जाता है, वैक्यूम पंप क्या है, वाटर जेट रिजेक्टर, स्टीम जेट रिजेक्टर, ड्राई वैक्यूम पंप, कौन सा बेहतर ऑप्शन है। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ वैक्यूम, हाउ टू क्रिएट वैक्यूम, वैक्यूम को कैसे कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके से क्रिएट हो रहा है। वैक्यूम पंप, वाटरिंग वैक्यूम पंप क्या है, स्टीम इजेक्टर, वाटर इजेक्टर क्या है, और फिफ्थ इज ड्राई वैक्यूम पंप, और कौन सा बेहतर है। तो व्हाट इज वैक्यूम, प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम। एटमॉस्फेरिक से प्रेशर से जो भी डाउन प्रेशर रहेगा उसको वैक्यूम कहेंगे। इसका कन्वर्जन आप देख सकते हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर और mmHg। तो मैक्सिमम वैक्यूम हम लोग कितना क्रिएट कर सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg। तो कोई भी इंटरव्यू में पूछता है कि मैक्सिमम वैक्यूम कितना हो सकता है क्रिएट, तो आपको बोलना है कि 760 mmHg, क्योंकि अगर 760 mmHg हो जाएगा तो आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाएगा। मतलब अगर आप 1 एटमॉस्फेयर डाउन साइड जाओगे तो -760 mmHg तक ही आप जा सकते हो। तो ये अपना एक कन्वर्जन है प्रेशर और वैक्यूम का, कि 8 एटमॉस्फेयर बराबर 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg। हाउ टू क्रिएट वैक्यूम, तो वैक्यूम कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो उसमें वैक्यूम पंप और इजेक्टर से, तो लिक्विड रिंग वाटरिंग वैक्यूम पंप, ऑयल वैक्यूम पंप, ड्राई वैक्यूम पंप, डायफ्राम वैक्यूम पंप और वैक्यूम बूस्टर पंप। और इजेक्टर में अपना वाटर इजेक्टर, स्टीम जेट इजेक्टर और मल्टीपल स्टेज इजेक्टर। तो इस वीडियो में हम लोग वाटरिंग वैक्यूम पंप, वाटरिंग जेट इजेक्टर, स्टीम इजेक्टर और मल्टीपल स्टीम इजेक्टर और ड्राई वैक्यूम पंप के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। तो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसमें पहले आपको टर्मिनोलॉजी समझनी होगी कि कौन कौन से लॉ उसमें यूज़ होते हैं। तो ये डिटेल में नहीं देखेंगे, खाली अपने वैक्यूम के लिए कौन कौन सा जरूरी है वो देखेंगे। 3 चीज़ें, आइडियल गैस लॉ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये आइडियल गैस लॉ है अपना, उसका उसमें अपने को काम है प्रेशर और टेम्परेचर का। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर प्रेशर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। मीन्स कि अगर वैक्यूम बनेगा मतलब प्रेशर कम होगा तो आपका टेम्परेचर भी कम होगा, मतलब प्रोडक्ट का टेम्परेचर या तो बॉइलिंग पॉइंट जो भी सॉल्वेंट है उसका रिड्यूस होगा। तो वैक्यूम का एप्लीकेशन इसीलिए है कि अगर आपको कोई सॉल्वेंट को डिस्टिल करना है तो उसको या तो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट को आपको डिस्टिल करना है या ड्राई करना है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट से बिलो बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए आपको वैक्यूम लगाना है। इट मीन्स कि आप प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस होगा। अगर किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट 110 है, अगर उसमें आप वैक्यूम में लिखोगे तो वो 70 या 60 डिग्री पे डिस्टिल होना चालू हो जाएगा। इसका पूरा टेबल आपको मिल जाएगा कहीं से भी कि अंदर वैक्यूम आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा किसी भी सॉल्वेंट का, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा। तो आइडियल गैस लॉ से अपने को खाली एक चीज़ याद रखना है कि इफ प्रेशर इंक्रीज देन टेम्परेचर इंक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज देन ऑल्सो टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अभी सेकंड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है कि ये बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन पे है कि मान लो एक पाइप है जहाँ से फूड एंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है, बराबर। यहाँ पे अपना क्या है, एरिया मतलब A1 मतलब एरिया, यहाँ का एरिया, और A2 मतलब इधर का एरिया, और V1 मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूड, कि यहाँ पे जो फ्लूड फ्लो रहा है उसकी वेलोसिटी और यहाँ से जो फ्लो रहा है उसकी वेलोसिटी, बराबर। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि दोनों साइड से अपना जो भी कंजर्वेशन ऑफ मास वो सेम रहेगा। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अभी इधर अगर यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है दोनों जगह पे, इधर एरिया, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अपने को क्या याद रखना है कि इफ़ एरिया इंक्रीज देन वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड कि कितना अपना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे अगर एरिया ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और सिमिलरली अगर यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी।
तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अपने को क्या याद रखना है, इफ़ एरिया डिक्रीज देन वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, मतलब एरिया कम कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। थर्ड है अपना बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अपना कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में अपने को खाली वैक्यूम के लिए दो चीज़ें याद रखनी है, प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन समझना है। इफ वेलोसिटी इंक्रीज देन प्रेशर विल बी डिक्रीज, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। बर्नौलीज इक्वेशन से अपने को इतना याद रखना है कि इफ वेलोसिटी विल बी इंक्रीज देन प्रेशर विल बी डिक्रीज। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। आइडियल गैस लॉ, यहाँ पे आइडियल गैस लॉ अपने को यहाँ से क्या याद रखना है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। इफ प्रेशर विल बी डिक्रीज देन टेम्परेचर डिक्रीज। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपको याद रखना है, इफ एरिया डिक्रीज देन वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, अगर एरिया अपना कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एरिया कम ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी घटेगी। और बर्नौलीज इक्वेशन से अपने को याद रखना है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। इफ वेलोसिटी इंक्रीज देन प्रेशर विल बी डिक्रीज, और इफ वेलोसिटी डिक्रीज देन प्रेशर विल बी इंक्रीज। तो ये तीन चीज़ें वैक्यूम के समझने के लिए याद रखनी है। तो अभी हम लोग जाते हैं वैक्यूम पंप पे। तो सिंपल वाटरिंग और ऑयल वैक्यूम पंप है। इसमें इस तरीके का पंप रहेगा जिसमें ये अपना शाफ्ट से अटैच होगा, जो कि सेंट्रिक होगा, मतलब कि सेंटर से थोड़ा ऊपर की साइड में लगा होगा, और उसके जो यहाँ पे शाफ्ट रहेगा, और ये जो इम्पेलर है वो ऊपर की सेक्शन में पूरा अपना पंप की केसिंग के साथ टच होते रहेंगे, और नीचे की साइड में उसको थोड़ा जगह मिलेगा। और ये जो पोर्शन है, जो येलो पोर्शन, वहाँ पे अपना वैक्यूम क्रिएट होगा, क्योंकि लिक्विड ये ब्लू कलर का है, वो लिक्विड रोटेट हो रहा है, और यहाँ पे जो पोर्शन बच रहा है जहाँ से वैक्यूम क्रिएट होगा, तो यहाँ से वो सक करेगा और यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा सिंपली। सेकंड इज अपना वाटर और स्टीम जेट इजेक्टर, और उसमें पहले इजेक्टर का कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो मूविंग फ्लूइड, अपना फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है, बराबर। एक इस तरीके का आपने देखा होगा वेंचुरी, अभी वाटर जेट या स्टीम जेट, वो फ्लूइड पे डिपेंड करेगा। अगर आप स्टीम इनलेट कर रहे हो तो उसको स्टीम जेट बोलेंगे, अगर वाटर इनलेट कर रहे हो तो वाटर जेट इजेक्टर बोलेंगे। तो अभी यहाँ पे आपका फ्लूइड इनलेट हो रहा है, मतलब मान स्टीम हो रहा है या पे वाटर हो रहा है, तो यहाँ पे एक वेंचुरी जैसा लगा होगा, तो यहाँ पे उसका एरिया कम हो रहा है। मीन्स अगर इफ़ एरिया विल बी डिक्रीज, तो अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू क्या कह रहा है, देन वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पे अपना वेंचुरी लगा रहेगा, तो वहाँ से अपना फ्लूइंग फ्लूइड हो रहा होगा, वो स्टीम या तो वाटर पास होगा, तो उसका इधर एरिया रिड्यूस हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। एंड देन द वेलोसिटी, अपना बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी विल बी इंक्रीज देन प्रेशर विल बी डिक्रीज, बराबर। तो अगर यहाँ से अपना जो फ्लूइड पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी, अपनी एरिया रिड्यूस हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो अपना यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस होगा, मीन्स कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। वो पास हो गया, अपना कन्वर्जिंग सेक्शन में जाएगा, और यहाँ से थ्रॉट रहेगा, और यहाँ पे डाइवर्जिंग सेक्शन में वो फिर थ्रॉट आउटलेट यहाँ से फिर आउट हो जाएगा। अभी आगे समझते हैं वाटर जेट इजेक्टर और स्टीम जेट इजेक्टर। तो यहाँ पे अपना वाटर जेट इजेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे स्टीम जेट इजेक्टर, ओके। तो यहाँ पे लिक्विड रहेगा, लिक्विड पंप के थ्रू पास होगा, और यहाँ से प्रेशर के थ्रू अपना वाटर इनलेट होगा। तो यहाँ पे अपना वेंचुरी लगा रहेगा, वेंचुरी से उसका एरिया रिड्यूस होगा, मीन्स के वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करेगा, और ये जो लिक्विड है वो वापस से वो टैंक में आ जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यूस लिक्विड फ्लो होगा, इसलिए यहाँ से एक और लाइन जाएगी जो कि कूलिंग टावर या तो हीट एक्सचेंजर से अटैच होगी, और अगेन वो कूल होकर वापस से टैंक में पानी आएगा। तो अपने को एक कंडेंसर लगाने की क्या रिक्वायरमेंट है, तो कंडेंसर इसके लिए लगाना पड़ेगा कि जो वाटर कंटिन्यूसली फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं उसको हीट होगा, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, तो इफ इक्वेशन आइडियल गैस लो क्या, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन प्रेशर विल बी इंक्रीज। तो अगर अपना पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो भी लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर बढ़ेगा, तो वैक्यूम क्रिएट कम होगा, इसलिए इधर कंडेंसर या तो कूलिंग टावर का अरेंजमेंट लगा रहता है। सिमिलरली ये कंबाइन है स्टीम जेट इजेक्टर और वाटर जेट इजेक्टर। तो ये जो अपना पोर्शन है वो स्टीम जेट इजेक्टर है, यहाँ पे फ्लूइड नहीं, यहाँ पे वाटर इनलेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसकी जगह पे स्टीम इनलेट हो रहा है। सिमिलर प्रिंसिपल, यहाँ पे वेंचुरी होगा, वेंचुरी से उसका एरिया रिड्यूस होगा, तो एरिया रिड्यूस तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट होगा। तो ये दोनों में से जो वैक्यूम क्रिएट होता है
वो अपना जाएगा प्लांट में रिसीवर में, यहाँ पे रिसीवर लगा रहेगा और रिसीवर के थ्रू अपना प्लांट में ड्राई या तो रिएक्टर में जाएगा। अभी नेक्स्ट है अपना मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर। यहाँ पे 2 कंडेंसर लगे रहेंगे और स्टेज वाइज मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 इंजेक्टर लगे रहेंगे जिसके थ्रू अपना वैक्यूम क्रिएट होगा। ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं 4 स्टेज स्टीम जेट इंजेक्टर। तो सबसे पहले इसमें उसके कौन कौन से पार्ट रहते हैं वो समझ लो तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो पहले इसमें कंडेंसर लगे रहते हैं, प्राइमरी कंडेंसर, सेकेंडरी कंडेंसर, और यहाँ पे 4 वेंचुरी लगी रहेगी, 4 इंजेक्टर लगे रहेंगे। फर्स्ट स्टीम जेट इंजेक्टर, सेकंड स्टीम जेट इंजेक्टर, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। और ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो वो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और वैक्यूम यहाँ से वैक्यूम पॉट में आएगा। अभी समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टीम इनलेट हो रहा है और यहाँ पे स्टेज पहले स्टेज में स्टीम इनलेट हो रहा है। तो सिमिलर हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था स्टीम जनरेटर का, उसी हिसाब से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा और वैक्यूम कंडेंसर के थ्रू सेकंड स्टेज में जाएगा। सेकंड स्टेज में अपना वैक्यूम क्रिएट होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा, स्टीम इनलेट होगा और सेकंड स्टेज का जो सेकंड स्टेज का जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो इधर प्राइमरी कंडेंसर में जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी कंडेंसर के अंदर आपका स्टेज 3 स्टीम इंजेक्टर 3 और 4 का अटैच होगा। वहाँ से थर्ड स्टेज में हम लोग इनलेट करेंगे तो यहाँ से भी अपना थोड़ा बहुत वैक्यूम क्रिएट होगा और फाइनली फोर्थ स्टेज से अपना वैक्यूम क्रिएट होगा। यहाँ पे कैश पॉट में आएगा, मतलब कि वैक्यूम पॉट में आएगा जहाँ से अपना वैक्यूम प्लांट के अंदर पास होगा। अभी इसमें कंडेंसर क्यों लगाना पड़ेगा कि जो भी अपना स्टीम पास हो रहा है वहाँ से वैक्यूम क्रिएट होगा, बराबर। वैक्यूम क्रिएट होगा तो वैक्यूम के साथ यहाँ से प्लांट के थ्रू कैच पॉट में आएगा और कैच पॉट के कुछ वेपर या गैसेस आएंगे, उसको वो कंडेंस करेगा और कंडेंस हो गया उसको सेपरेट करेगा। और यहाँ पे एक समझने वाली बात है बैरोमेट्रिक पॉट और बैरोमेट्रिक टैंक का रोल क्या है इसमें। तो बैरोमेट्रिक टैंक इसलिए लगा रहेगा कि ये जो अपने ये कंडेंसेट हो गया इसमें जाएगा तो ये जो टैंक हमेशा लिक्विड से भरा रहना चाहिए, नहीं तो अगर इधर इसको वैक्यूम सक्शन मिलेगा तो यहाँ से वैक्यूम ड्रॉप हो सकता है। अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 भी चालू करोगे तो भी आपका 755 तक तो वैक्यूम अचीव हो जाएगा, मगर वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसके लिए अपने को थर्ड और फोर्थ स्टेज चलाना रहेगा, वैक्यूम को कंटिन्यूस स्टेबल रहे। और यहाँ पे एक NR भी लगा रहेगा कि अगर अपना किसी भी कारण से किसी भी प्रॉब्लम के थ्रू अगर अपना वो हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी प्रेशर बढ़ेगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव प्रेशर बढ़ेगा, वैक्यूम कम हो जाएगा। तो उस केस में इधर NR भी लगा रहेगा जो भी अपना सिस्टम का वैक्यूम अगर रिएक्टर और ड्रायर का उधर होल्ड कर देगा और यहाँ पे जो प्रॉब्लम उसको स्टॉप कर देगा। अभी लास्ट देखते हैं ड्राई वैक्यूम पम्प। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे कंपनी में इस तरीके का मशीन लगा रहता है, उसको हम ड्राई वैक्यूम पम्प बोलते हैं, स्क्रू ड्राई वैक्यूम पम्प। तो इसको अभी हम लोग डिटेल में समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये रहा अपना स्क्रू वैक्यूम पम्प। इसके पार्ट देख लेते हैं। स्क्रू ड्राई वैक्यूम पम्प, सॉल्वेंट टैंक, फिल्टर हाउसिंग, लूप पंप और वैक्यूम पॉट। और यहाँ पे प्राइमरी कंडेंसर, सेकेंडरी कंडेंसर, कलेक्शन पॉट 1, कलेक्शन पॉट 2, नाइट्रोजन इनलेट, ओके। और यहाँ पे कूलिंग इनलेट भी आएगा। अभी हम लोग समझते हैं इसमें कि किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट बटन दबाने से अपना स्टार्ट जो भी पैनल रहेगा उसमें स्टार्ट बटन दबाओगे तो अपना स्क्रू पंप स्टार्ट होगा। स्क्रू पंप रोटेट होने की वजह से वैक्यूम क्रिएट होगा जो कि अपने फिल्टर के थ्रू इधर प्राइमरी कंडेंसर, यहाँ से भी सीधा ये जो लूप पंप है वो खाली वैक्यूम को स्टेबल करने के लिए लगाते हैं या तो बूस्ट करने के लिए। ये सीधा अपना वैक्यूम के थ्रू रिसीवर में भी जाता है। ये यहाँ पे समझते हैं कंडेंसर के थ्रू लूप पंप में जाएगा और लूप पंप से अपना इधर पॉट में आएगा। अभी जो स्क्रू पंप है उसमें 2 स्क्रू रहेंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होंगे जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट होता है। अभी इसके अंदर नाइट्रोजन का पर्जिंग लगा रहे पर्जिंग करना पड़ता है। ये सॉल्वेंट टैंक में से सॉल्वेंट पास होगा कि जब रेगुलर टाइम इंटरवल पे उसमें सॉल्वेंट स्क्रू बंद होगा, उसमें सॉल्वेंट का पर्जिंग होगा कि जो भी अपना वो चॉक ना हो जाए। इसको ठंडा करने के लिए इधर ऑयल भरा रहेगा और उसके जैकेट में नाइट्रोजन का इधर नाइट्रोजन फ्लशिंग होगा, क्योंकि जब गर्म होकर अगर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आए तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए नाइट्रोजन कंटिन्यूस फ्लशिंग होता रहेगा। सेकंड अपना एक इंटरलॉक होगा यहाँ पे सॉल्वेंट के, अगर सॉल्वेंट टैंक नहीं सॉल्वेंट कम है तो भी अपना पंप ट्रिप हो जाएगा और सॉल्वेंट बंद हो जाएगा। इसके लिए इधर सॉल्वेंट दिया जाता है। अभी इधर जो फिल्टर रहेगा जो भी अपना गैस या पाउडर या खींच के लाएगा उसमें फिल्टर होकर यहाँ पे आएगा प्राइमरी कंडेंसर में। ये लूप पंप जो होगा वहाँ पे वो वैक्यूम को बूस्ट करेगा। अपना 758 तो वैक्यूम 758 ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अगर बूस्ट करने के लिए उसको यहाँ पे लूप पंप क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों रोटेट हो गया, उसको वैक्यूम को अपना कॉन्स्टेंटली वैक्यूम प्लांट में पहुँचाएगा। इधर भी एक NR वाल लगा रहेगा जो कि अपना अगर बाई चांस सॉल्वेंट ट्रिप हो गया या फिर अगर ओवर हीट हो गया
तो ओवर हीट होने पे भी वो अपना स्टॉप कर देगा और यहाँ से कैश थ्रू वैक्यूम प्लांट के अंदर जाता है। और इसको किस तरीके से रिएक्टर के साथ अटैच करके यूज़ करते हैं उसका हम लोग डिटेल में वीडियो जानेंगे। और अपना ऑलरेडी एक वीडियो है कि हाउ टू अप्लाई यूटिलिटी न्यूट्रल रिएक्टर, उसके साथ दोनों डायग्राम को अटैच करके डिटेल में वीडियो समझेंगे। अभी हमने खाली सिंपल एक वाटरिंग वैक्यूम पंप, सेकंड इज़ द स्टीम इजेक्टर और वाटर इजेक्टर, और थर्ड वन इज़ द मल्टीपल स्टीम इजेक्टर, और फोर्थ हमने समझा ड्राई वैक्यूम पंप। तो वाटर वैक्यूम पंप से अपना वैक्यूम जो है वो अपना 650 तक अचीव, मैक्सिमम 650 अचीव होगा। और उससे ज़्यादा वैक्यूम चाहेगा हम लोग को स्टीम इंजेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, या तो वाटर जेट इंजेक्टर। स्टीम जेट इंजेक्टर और वाटर जेट इंजेक्टर कंबाइन यूज़ करके हम लोग 740, 730, 740, 730 या 740 तक वैक्यूम अचीव कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज़ द स्टीम मल्टीपल स्टीम जेट इंजेक्टर, जो कि अपना स्टेज वाइज होगा, उसमें 4 स्टेज लगे रहते हैं और उससे हम लोग 750 तक का वैक्यूम अचीव कर सकते हैं। और ड्राई वैक्यूम पंप से भी सेम अपना 755, 758 तक अचीव कर सकते हैं। तो कौन से केस में मल्टीपल स्टीम इंजेक्टर और ड्राई वैक्यूम पंप हमको यूज़ करना चाहिए? तो उसके लिए अगर स्टीम इंजेक्टर जो है उसमें अपने को हाई प्रेशर स्टीम लगेगा, ऑलमोस्ट 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर जो स्मॉल यूनिट है जहाँ पे स्टीम का सप्लाई इतना प्रेशर से नहीं आ रहा है, वहाँ पे अपने को ड्राई वैक्यूम पंप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सिमिलर वैक्यूम हम लोग अचीव करेंगे। तो होप आप लोग को डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर हम आपको डिटेल में चाहिए फुल वीडियो अलग अलग इक्विपमेंट पे, या तो ड्राई वैक्यूम पंप पे, वाटरिंग वैक्यूम पंप, या तो स्टीम जेट इंजेक्टर पे, तो फुल वीडियो उसमें डिटेल में बनाएंगे। अभी ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक हर एक इक्विपमेंट पे फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसको डायग्राम के साथ अटैच करके कि रिएक्टर में किस तरीके से कंडेंसर के थ्रू रिएक्टर के अंदर जाता है अपना, या तो ड्रायर के अंदर जाता है, वो डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।